स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतिशी मार्लेना चाहती थीं कि दिल्ली सरकार के विज्ञापन में पहले की तरह केजरीवाल की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपे। इसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन अधिकारियों ने सरकारी विज्ञापन पर एक विचाराधीन कैदी की तस्वीर छापने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और विज्ञापन बिना केजरीवाल की तस्वीर के छपवा दिया गया। इस बात से आतिशी मार्लेना बेहद नाराज हो गईं और सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में विज्ञापन जारी करने पर विभाग के सचिव और निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। मतलब एक बार फिर ये सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और नौकरशाही के बीच टकराव शुरू हो गया। आतिशी मार्लेना की तरफ से जारी नोटिस में अधिकारियों से 3 दिन के भीतर ये बताने के लिए कहा गया कि विज्ञापन की लागत उसके वेतन से क्यों न वसूल ली जाए, क्योंकि ये प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित किया गया था। 14 अगस्त को एक नोट में सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी DIP ने मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस किसी अन्य त्योहार की तरह नहीं है, ये व्यक्तियों को प्रदर्शित करने के कार्यक्रम में नहीं है, खासकर जब प्रश्नगत व्यक्ति यानी अरविंद केजरीवाल एक विचाराधीन कैदी हैं जो कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल फिलहाल शराब घोटाला मामले के 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में हैं। दस्तावेजों के अनुसार 14 अगस्त को आतिशी ने विभाग को पिछले साल की तरह पूरे पेज का विज्ञापन देने का निर्देश दिया और केजरीवाल की तस्वीर के साथ रचनात्मक योजना को मंजूरी दी। आतिशी ने कहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के मुखिया हैं और उनकी तस्वीर लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों की प्रतीक है। कारण बताओ नोटिस के अनुसार उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि उनके द्वारा अनुमोदित योजना के अलावा कोई अन्य रचनात्मक योजना DIP द्वारा जारी नहीं की जाएगी। कारण बताओ नोटिस में ये कहा गया कि इस निर्देश के बावजूद DIP ने 15 अगस्त को सीएम की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी किया, जो प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है, जो जानबूझकर अवज्ञा और घोर अवज्ञा के बराबर है। नोटिस में कहा गया कि पूरी प्रक्रिया समझौतापूर्ण और प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य थी। दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए नोटिस में कहा गया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री निर्णय लेने के लिए निर्देश पारित करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं और DIP से संबंधित व्यवसाय से निपटान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार। कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को कई बार फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जजेस ने बंगाल सरकार के वकीलों से लगातार सवाल पूछे, जिनका जवाब देने में कपिल सिब्बल के पसीने छूट गए। सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि पंचनामा कब हुआ, क्या CBI से कोई अधिकारी आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जॉइंट डायरेक्टर यहां आई हैं। इस पर जज ने पूछा कि मैम, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। इस बीच कपिल सिब्बल ने दखल की कोशिश की और इस पर नाराज जज ने कहा कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। जस्टिस JB पारदीवाला ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आप बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शाम 6:10 से 7:10 के बीच। जज ने कहा कि जब आप बॉडी उठा रहे थे तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:45 पर FIR दर्ज हुई। ये हैरान करने वाली बात है कि FIR पोस्टमार्टम के बाद दर्ज हुई है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी 1:45 पर दोपहर में दर्ज हुई। जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल से कहा कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ अपने कागजात देखकर जवाब देना है। इतना समय लग रहा है, अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यहाँ तक कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई है जब डॉक्टर्स ने दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि एक युवा वकील ने हॉस्पिटल से जुड़े एक व्यक्ति की तरफ से आवेदन दाखिल कर बताया कि वहाँ लंबे समय से कई तरह की गड़बड़ी जारी थी। 2023 में भी उन्होंने सरकार को शिकायत भेजी थी पर कुछ नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई। इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से पूछा कि एक पहलू बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, मौत का समय 10:10 सुबह दर्ज किया गया है। क्राइम सीन को सीज करने का समय 11:30 दर्ज किया गया है। तब तक क्या हो रहा था। स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपी को लगी चोट की मेडिकल रिपोर्ट कहां है। इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये हिस्सा केस डायरी का है।
चीफ जस्टिस ने पूछा कि आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हमें ये नहीं मिला है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। इस पर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरा टाइमलाइन भी दिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्रियों सब ने अपने हिसाब से ये नियम बना लिया कि वे जेल में केजरीवाल से मिलने के बाद बाहर निकलकर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जबकि नियम यह है कि जेल में किसी कैदी या विचाराधीन कैदी से मुलाकात व्यक्तिगत हो, राजनीतिक नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक केजरीवाल से मिलने के बाद राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे। ऐसे में जेल प्रशासन ने संदीप पाठक को केजरीवाल से मिलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, तो संदीप पाठक सीधा हाईकोर्ट जा पहुंचे। हाईकोर्ट में राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक की ओर से दायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की याचिका का जेल अधिकारियों ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि याचिका निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। जेल प्रशासन ने तर्क दिया कि संदीप कुमार पाठक ने बंदी से व्यक्तिगत मुलाकात के संबंध नियमों का उल्लंघन किया और याचिका में गलत तथ्य प्रस्तुत किए। जेल के अधिकारियों ने दलील दी कि उन्होंने जानबूझकर जेल के नियमों का उल्लंघन किया और अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बातचीत के बारे में मीडिया से बात की, और जेल प्रशासन उनके पिछले आचरण को देखते हुए उन्हें बंदी से मिलने की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले को बृहस्पतिवार को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध कर दिया। संदीप कुमार पाठक ने अपनी याचिका में कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय मनमाना, अवैध और अनुचित है। अधिकारियों ने दावा किया कि संदीप कुमार पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद बयान दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे और अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री हर सप्ताह 2 मंत्रियों को जेल बुलाएंगे। वहां वे उनके विभागों की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें दिशा निर्देश और निर्देश देंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या किसी को केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं है, तो संदीप कुमार पाठक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि 3 लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी गई थी और वर्तमान में 2 लोग उनसे मिल रहे हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों से वो आदेश भी रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा जिसके तहत पाठक को केजरीवाल से मिलने से रोका गया था। सरकार, पुलिस, कॉलेज प्रशासन और टीएमसी इन सब ने मिलकर सबूतों और तथ्यों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि अब सीबीआई को जांच करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप के और हत्या के संबंध में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले खुलासे किए। सीबीआई ने कहा कि जिस जगह क्राइम हुआ उस जगह में बदलाव किए गए हैं ताकि जांच में कोई सुराग हाथ न लग जाए। सीबीआई ने पुलिस और प्रशासन को लेकर भी कई खुलासे किए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस को लताड़ा। कोर्ट ने वकील कपिल सिब्बल को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई की और इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर रही है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डॉक्टर, पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के वकील मौजूद रहे। सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि उन्हें जांच घटना के 5वें दिन मिली। तब तक जहां पीड़िता का रेप हुआ वहां काफी बदलाव किए जा चुके थे, इसलिए सीबीआई की जांच शुरू करना मुश्किल हो रहा है। सीबीआई ने यह भी कहा कि मामले में पीड़िता के परिजनों को भ्रमित किया गया। इस मामले में सीबीआई कॉलेज के प्रिंसिपल की संदीप घोष की भूमिका की जांच कर रहा है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि पीड़ित का पोस्टमार्टम शाम को हो गया तो उसकी मौत रात 11 बजे कैसे अप्राकृतिक मानी गई। इस पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मामला अप्राकृतिक मौत का नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ, और अगर ये मामला अप्राकृतिक मौत का था तो फिर रिपोर्ट कैसे बाद में दर्ज हुई। मामले में उल्टे सीधे जवाब देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाई और उनसे कहा कि ये समझदारी से बोलें और अगली बार किसी पुलिस अफसर को साथ लाएं जो कोर्ट के सवालों का जवाब दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम और अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट के बीच के समय के अंतराल को लेकर भी काफी गुस्सा जताया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस दौरान कहा कि उन्होंने 30 सालों में ऐसा मामला नहीं देखा। कोर्ट ने बंगाल सरकार से इस बात को लेकर स्पष्टता की मांग की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंसने को लेकर भी तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल को मना किया। मेहता ने कहा कि एक लड़की के नृशंस तरीके से मौत हुई और सिब्बल हंस रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की शुरुआत में देश भर के डॉक्टर्स का पक्ष भी सुना और उन्हें निश्चिंत रहने को कहा।
कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक मेडिकल छात्रा का शव 9 अगस्त को अर्धनग्न अवस्था में मिला था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम में साफ हुआ था कि छात्रा के साथ रेप हुआ है और फिर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस मामले में कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर शुरुआत में ढिलाई बरतने के आरोप हैं। मामले में हीला हवाली से क्षुब्ध होकर इसकी जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लगता है कपिल सिब्बल के सितारे कुछ गर्दिश में हैं और इसी वजह से कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले की सुनवाई के दौरान पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को बार बार फटकार लगाई और फिर रही सही कसर तुषार मेहता ने पूरी कर दी। सबसे पहले तो सुनवाई के दौरान ही सिब्बल खीसे निपोर कर हंसने लगे। सिब्बल को हंसता हुआ देख तुषार मेहता ने तुरंत कहा कि ये एक लड़की की बर्बर हत्या की केस की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ इस तरह इस मौके पर हंस रहे हैं, लेकिन कपिल सिब्बल की फजीहत अभी और होनी थी, इसलिए वो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में सीआईएसएफ की तैनाती के मामले में उलझने लगे। तो एक बार फिर तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल के पसीने छुड़ा दिए। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट देने को कहा था। इस दौरान सीबीआई की ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक की अफसर भी वहां मौजूद थीं। ममता बनर्जी सरकार का बचाव करते करते कपिल सिब्बल ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को दलीलों के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा बन गया सीक्वेंस ऑफ इवेंट। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई घिनौनी वारदात के बाद पुलिस के रवैये पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बैठे जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल के जीवन में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद पुलिस के पहुंचने की टाइम, मजिस्ट्रेट की शुरुआती जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और क्राइम सीन को सिक्योर करने की टाइमिंग पर सवाल उठे। लेकिन लंच से ठीक पहले आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की सुरक्षा का सवाल कपिल सिब्बल ने उठा दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अभी तक सीआईएसएफ ने सुरक्षा नहीं संभाली है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोलकाता पुलिस के कारण ऐसा हो रहा है। सीआईएसएफ के अफसर हॉस्पिटल गए थे। लोकल पुलिस वालों के साथ ये भी चर्चा हुई कि कहां पर कितने जवान तैनात होंगे। कोलकाता पुलिस इस बात पर अड़ी है कि सिर्फ हॉस्पिटल में सिक्योरिटी सीआईएसएफ के जिम्मे है और इस इलाके में उसके लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि सीआईएसएफ हॉस्टल एरिया में भी जवान तैनात करना चाहता है। ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लंच के लिए सीट से उठ चुके थे, लेकिन उन्होंने तुषार मेहता की बात से इत्तेफाक जताया और कहा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बता दें कि तुषार मेहता जहां सीबीआई की ओर से पेश हुए थे, वहीं कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर टीएमसी 2 धड़ों में बंट गई है। एक गुट सांसद अभिषेक बनर्जी के समर्थन में है, जो सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा है, जबकि दूसरा गुट ममता बनर्जी के साथ है। ये पहला मौका है कि अभिषेक बनर्जी ने इशारों में ममता बनर्जी को ही घेर लिया। ममता बनर्जी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की डांट खा रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी ही पार्टी में जूझना पड़ रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुई घृणित वारदात के बाद जिस तरह सरकार ने इस केस को हैंडल किया, उससे अभिषेक बनर्जी नाराज हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक के बीच जारी जंग से हालात ये हैं कि ममता बनर्जी ने भी इस मामले में अभिषेक गुट की मीडिया मैनेजमेंट संभाल रही टीम को साइडलाइन कर दिया। सीएम की टीम ही अब पूरे केस की निगरानी कर रही है। पार्टी में बिगड़े हालात के बीच अगले महीने अभिषेक अमेरिका जाने की तैयारी में हैं और इस खबर से टीएमसी में हालात और बिगड़ने के संकेत हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच मतभेद की घटना के बाद पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ। 14 अगस्त को जब ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की खबर से लोग गुस्से में थे, सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। फिर तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति दे दी। बाद में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के पक्ष में थे, मगर सीएम के करीबी डॉक्टर्स की लॉबी के कारण संदीप घोष सफाई से बच निकले। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया। उनका मानना था कि पार्टी की छवि सुधारने के लिए बेरहम फैसले करना जरूरी है। जब डॉक्टर्स ने प्रदर्शन के दौरान हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई, तो फिर अभिषेक बनर्जी ने भी कड़े एक्शन की मांग की और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दूरी पहली बार उस समय नजर आई जब सीएम ने इस घटना के विरोध में पदयात्रा निकाली। अभिषेक बनर्जी इस पदयात्रा से भी दूर रहे और इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया, जबकि पार्टी के ममता समर्थक नेता मैदान में बचाव करते नजर आए। इस बीच
बीच ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को रैलियों में शामिल होने और जिम्मेदारी संभालने की सलाह दी, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और ये दायरा पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के बयान से और चौड़ा हो गया। शांतनु सेन अभिषेक के करीबी माने जाते हैं और आरजीकर हॉस्पिटल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व सांसद ने कहा कि ये आरजीकर के एल्यूमिनी रहे हैं और उनकी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर वे असमंजस में हैं कि अपनी बेटी को आरजीकर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। इस बयान के बाद ये माना गया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के इशारे पर सख्त टिप्पणी की है। फिर ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी के प्रवक्ता पद से हटा दिया। फिलहाल अभिषेक बनर्जी के एक्टिव नहीं होने के कारण ममता बनर्जी ने कमान संभाल ली है। रैलियों और सोशल मीडिया में ममता समर्थक, सांसद, मंत्री और नेता बयान दे रहे हैं और इस बीच खबर आई कि अभिषेक बनर्जी सितंबर में आंख की सर्जरी के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। सीएम ऑफिस से दरकिनार होने के बाद अभिषेक बनर्जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अचानक न्यूयॉर्क जाने से बंगाल की राजनीति में उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।